हेलो दोस्तों, पॉइंटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त लकी और दोस्तों हमारी चल रही है पॉलिटी जीके सीरीज़। दोस्तों कल हमने जीके सीरीज़ का पार्ट 1 किया था जिसमें हमने पॉलिटी के बेहतरीन 20 क्वेश्चन किए थे दोस्तों, और आप लोगों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला। उसी ने मुझे प्रेरित किया कि मैं आज जीके 2 लाऊं। दोस्तों अब मैं रोज़ ही इस वक्त दोपहर के समय में एक जीके सीरीज़ लेके आने वाला हूं जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करेंगे और इसी तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको कल के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन डाले हुए थे। उसी तरह आज भी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मैं आया हूं। दोस्तों आप अपने जो भी मार्क्स होंगे दोस्तों उनको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इस जीके सीरीज़ की अगर दोस्तों पीडीएफ चाहिए है तो दोस्तों आपको क्या करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक है दोस्तों, उस पर आपने उस लिंक को क्लिक करके आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है दोस्तों। वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड होती है, ठीक है दोस्तों। वहाँ आपको हर चीज़ें मिलती हैं जो हम यूट्यूब में नहीं करते हैं। वहाँ पर बहुत चीज़ें मिलती है, नोट्स मिलते हैं, पीडीएफ मिलती है, तो दोस्तों वहाँ पर आपको ज़रूर ज्वाइन हो जाना है, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं कर सकते तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन दोस्तों पीडीएफ के लिए बेस्ट है कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का टेस्ट हम शुरू करते हैं, तो तैयार हो जाइए। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। आज आपको दिख रहा होगा दोस्तों मैं हिंदी में भी क्वेश्चन लाया हूँ, क्योंकि कल बहुत सारे भाई लोगों ने कहा था कि हिंदी में इंग्लिश में प्रॉब्लम है, कुछ लोगों ने कहा था हिंदी में प्रॉब्लम है। दोस्तों आज मैं दोनों ही भाषा में क्वेश्चंस को लाया हूँ, और प्लस अगर किसी भाषा में मैंने नहीं लिखा होगा तो मैं वो बता दूंगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। दोस्तों ये आपको पता है, यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव की जो पावर है वो किस में निहित होती है। दोस्तों यूनियन एग्जीक्यूटिव की जो पावर है वो किस में निहित होती है, दोस्तों आपको पता है वो राष्ट्रपति ही होते हैं जिसको यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर पता होती है। तो दोस्तों हमारा पहला आंसर है ए। और दोस्तों ये कौन से आर्टिकल के थ्रू है, ये है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 कहता है कि जो राष्ट्रपति होगा वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होगा ना, उनकी उसके पास है, उनकी पावर होती है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आपसे उम्मीद करता हूं जितने भी आपके मार्क्स आएंगे ईमानदारी से आप अपने मार्क्स मुझे बताओगे कल की तरह। और चलिए दोस्तों उसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो कौन होगा। राज्य का प्रधान होगा, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट होगा। राज्य का प्रधान नहीं होगा, हेड ऑफ द स्टेट नहीं होगा। केवल सरकार का प्रधान होगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा। या राज्य और सरकार दोनों का प्रधान नहीं होगा, यानी कि ना तो स्टेट का हेड होगा ना ही सरकार का हेड होगा। दोस्तों लिखा हिंदी में है, मैं इंग्लिश में बोलूँगा, अगर इंग्लिश में लिखा होगा तो मैं हिंदी में बोलूँगा। आपको लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज मैंने हिंदी इसलिए की है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कल हिंदी में डिमांड की थी, इसीलिए दोस्तों जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूँगा। तो बच्चों क्या है इसका आंसर, इसका आंसर क्या है दोस्तों, आपने लगा लिया होगा इसका आंसर। राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य का प्रधान होता है। वो किसका प्रधान होता है, वो राज्य का प्रधान होता है। और ये भी प्रावधान कहाँ लिखा हुआ दोस्तों, ये भी आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ और आपको जो टाइम मिल रहा है उसी टाइम पर आप क्वेश्चन करिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों ये तो आपको मालूम है ना, ये तो आपको पता है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों क्वेश्चन जो होता है बहुत सिंपल भी होते हैं, थोड़े मुश्किल भी होते हैं, सो दैट कि आपको लेवल पता चले। और सिंपल इसलिए होते हैं, आपने देखा होगा हर पेपर में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबको आते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते। तो मैंने भी इसी तरह से क्वेश्चन बनाए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको आंसर पता है, क्या है आंसर आपने बता दिया है। ये 35 वर्ष होता है। मिनिमम एज कितनी होती है दोस्तों, 35 साल होती है भारत के राष्ट्रपति के लिए जो उम्र होती है। और दोस्तों ये कौन से आर्टिकल में, दोस्तों ये है आर्टिकल 58 में, जहाँ पर राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशंस बताई होती है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है भारत में। हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कितनी बार हो सकता है। ओनली 1 टाइम, सिर्फ एक बार, 2 टाइम्स, 3 बार,
कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं, इसका मतलब है अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स। तो दोस्तों आपको आंसर पता चल गया होगा, इसका आंसर है दोस्तों अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि कोई भारत का जो भी प्रधान राष्ट्रपति होगा वो कितनी बार चुनाव लड़ सकता है। और दोस्तों ये चुनाव लड़ने की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में लिखी है दोस्तों कि राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकता है? दोस्तों ये है आर्टिकल 57 में, आपको ये पता होगा, ठीक है। नहीं पता तो मैंने आपको बता रखा है, आई बटन पर जाइए, हमारे जो पुराने पॉलिटी के जो मैंने क्लासेस ले रखी हैं उस पर जाइए, बहुत सारे आपको वहाँ पर नोट्स मिलेंगे, यानी कि मैंने समझाया हुआ है, वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? दोस्तों अगर राष्ट्रपति को कभी रिजाइन करने की जरूरत पड़े तो प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसे देता है? भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो दोस्तों किसको देगा राष्ट्रपति यहाँ पर अपना त्याग पत्र? दोस्तों बहुत सिंपल सा है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है भारत के उपराष्ट्रपति को, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र देता है। दोस्तों एक और चीज़ बता दूं, अगर राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना हो तो वो किसको देगा? वो प्रेसिडेंट को देगा। दोनों एक दूसरे को देते हैं दोस्तों, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? हटाया जा सकता है, हाँ बिल्कुल हटाया जा सकता है दोस्तों। ऐसा आज तक हुआ नहीं है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति को उससे पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट, उसको उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? कौन हटा सकता है? किसके पास इतनी पावर है कि राष्ट्रपति को हटा दे? दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश हटा सकता है क्या? भारत के प्रधानमंत्री हटा सकते हैं, या लोकसभा हटा सकती है, या संसद हटा सकती है? दोस्तों यहाँ पर आंसर फिर से आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को हटा सकती है संसद, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके दोस्तों यहाँ पर काम करते हैं, और दोनों के द्वारा 2/3 जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट उनके द्वारा बिल पास होना चाहिए। उसके बाद वो कोर्ट ऑफ लॉ के पास जाएगा। अगर वहाँ से पता चलता है कि राष्ट्रपति की कुछ गलती थी, यानी कि संविधान का उल्लंघन किया है, तब जाके राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट लगाया जाता है, जो कि आर्टिकल नंबर 61 होता है ना। 61 आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। दोस्तों ये प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैंने आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर समझा दिया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों ना एक्चुअली हमारा जो संविधान है, जैसे कि आप जानते हो कि अलग अलग देशों के संविधान से उठा के इसको बनाया गया है ना, अलग अलग देशों के संविधान से बनाया गया है, तो हर देश से कुछ ना कुछ लिया गया है। दोस्तों इस पर भी मैं जरूर वीडियो लाऊंगा, मुझे बस आप लोगों की डिमांड चाहिए कि किस पे वीडियो लानी है। मैं इस पर भी वीडियो लाऊंगा कि किस देश से भारत के संविधान में क्या लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर किस देश से लिया गया प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट की महाभियोग किस देश से लिया गया? दोस्तों अमेरिका, जापान, ठीक है, सोवियत संघ और आयरलैंड। कहाँ से लेके गया है दोस्तों? ये लिया गया है यूएसए से, यानी कि ये लिया गया है दोस्तों अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट। दोस्तों आपने कुछ दिन सुना होगा, कुछ दिन पहले, कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन पर भी महाभियोग लेने की प्रक्रिया, ऐसी कुछ खबर आ रही थी। तो वहीं के संविधान से भारत के राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट लगाने की प्रक्रिया को ली गई है। दोस्तों इसका आंसर दोस्तों अमेरिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? दोस्तों मैंने आपको पूरा पढ़ाया था, जब मैंने आपको प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है और कौन कौन भाग नहीं लेता है। दोस्तों आपको नहीं पता, आप कुछ नहीं करना, आपको हमारे चैनल पर जाना है, हमारी प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में मैंने पूरी जीके की वीडियो बना, जीके की बहुत सारी वीडियोस है दोस्तों, उसमें आपको देख के बहुत मजा आएगा। बस एक बार जाइए तो सही, बहुत मजा आएगा दोस्तों, आपको सब समझ आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होने वाला है हमारा आंसर। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता उसकी बात हो रही, ठीक है। तो लोकसभा भाग लेती है, हाँ बिल्कुल लेती है, राज्यसभा भाग लेती है, विधानसभा भी भाग लेते हैं। तो दोस्तों कौन नहीं लेता? विधान परिषद भाग नहीं लेता है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल भाग नहीं लेता। और दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में मैंने आपको बताया था कि कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जो भाग लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। मैंने आपको ये सब समझाया था, कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन नहीं लेता है। दोस्तों ये सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा? ये सब कुछ आपको मेरी वीडियोस में मिलेगा, और बहुत सटीक तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ना दोस्तों, इसी तरह से मैंने वहाँ पढ़ाया है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर था दोस्तों, इसका आंसर था विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति को चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? दोस्तों ये भी मैं आपको बता चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कौन से आर्टिकल के थ्रू। मैं आपको पहले कुछ आंसर बता दे रहा हूं, इसका मतलब आपको बेहतर तरीके से आएगा, है ना। तो दोस्तों अनुच्छेद 57 कहता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो दोबारा चुनाव के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। ये कहता है कि विच आर्टिकल डिफाइंस द री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कौन करता है? 57 आर्टिकल करता है। जैसे कि आपको पता है जो प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल्स हैं वो 52 से शुरू हो जाते हैं, है ना। 52 से बहुत आगे तक चलते रहते हैं, 74 मतलब बहुत काम है उसके बाद प्रेसिडेंट के, वो चलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का 10वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? हु कंट्रोल्स द इलेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेसिडेंट। दोस्तों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है। दोस्तों इलेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। दोस्तों कौन सॉल्व करता है? जो राष्ट्रपति की इलेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करता है सुप्रीम कोर्ट। तो आपको दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। तो कौन हुआ? सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आज का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? दोस्तों जैसे कि हमें पता है राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की भी नियुक्ति करते हैं, और मैंने आपको ये दोस्तों पूरा पढ़ाया हुआ है कि राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है। मैंने आपको एक चीज़ बताया कि राष्ट्रपति किस किस को नियुक्त करता है, कहाँ कहाँ नियुक्त करता है ना। जैसे राज्यपाल को नियुक्त करता है, मेंबर्स ऑफ यूपीएससी को नियुक्त करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करते हैं, ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट करते हैं, फाइनेंस कमीशन को करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर किसकी सलाह ली जाती है? खास करके गवर्नर को जब सिलेक्ट करना होता है, तो दोस्तों जब गवर्नर को सिलेक्ट करना होता है तो राष्ट्रपति सलाह लेते हैं दोस्तों किसकी? वो लेते हैं प्रधानमंत्री की सलाह लेते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही गवर्नर बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच आर्टिकल गिव द प्रेसिडेंट द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस। दोस्तों ये तो आपको अक्सर पता होगा, जो भी तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को तो बहुत अच्छी तरह पता होता है कि कौन सा आर्टिकल है। 123 यानी कि आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 जो है वो प्रदान करता है राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस पास करने की। दोस्तों ऑर्डिनेंस कब पास होता है? जब राष्ट्रपति को लगता है कि अब शायद कुछ कानून पास करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त कानून पास करने के लिए जो लोकसभा और राज्यसभा जो होते हैं वो बंद होती है, उसमें उनका जो सेशन है वो नहीं चल रहा होता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? ऑर्डिनेंस पास करता है। दोस्तों इसमें भी अभी एक क्वेश्चन और आएगा, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा क्वेश्चन। ये आ गया क्वेश्चन, देखो। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? आफ्टर स्टार्टिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम फॉर विच द ऑर्डिनेंस इज केप्ट। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ना दो चीज़ होती है, मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ, आप तब तक आंसर देखें। दोस्तों होता क्या है, जब सेशन नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति क्या करता है? ऑर्डिनेंस लागू कर देता है। अब दोस्तों ऑर्डिनेंस चल चुका है, यानी कि दो सेशन के बीच का टाइम कितना होता है दोस्तों? 2 सेशन का बीच का टाइम होता है 6 महीने, है ना। और 6 महीने के बाद दोस्तों क्या होता है, जब सेशन चालू हो जाता है, सेशन चालू होने के बाद 6 हफ्ते का टाइम मिलता है। कितने का टाइम मिलता है दोस्तों? 6 हफ्ते का टाइम मिलता है। वैसे दोस्तों अगर ये कहा जाए कि जो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो होता है वो कितने समय तक लागू रहता है, तो दोस्तों वो लागू रहता है 6 महीने 6 हफ्ते तक, क्योंकि 6 महीने तक तो ये समझा जाता है कि जो हाउस है वो दोबारा से अपना काम शुरू करेगा, और उसके बाद 6 हफ्ता और टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों वो पूछा गया है 6 हफ्ते वाला, है ना। यहाँ पर पूछा गया कि जब स्टार्टिंग हो जाता है, सेशन जब स्टार्ट हो जाते हैं तो कितना समय लगता है, तो दोस्तों ये है 6 हफ्ते, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श काम करने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर यह बोला गया है कि जो राष्ट्रपति है वो एडवाइस लेता है किससे दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेता है राष्ट्रपति। तो ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लेता है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेता है, वो कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? ये भी आपको पता होगा, ये है आर्टिकल 143। दोस्तों ये जो पॉलिटी है ना, यहाँ पर थोड़ा आर्टिकल का खेल ज़्यादा है, क्योंकि हमें आर्टिकल से रिलेटेड काम करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आर्टिकल भी आपको याद कराऊंगा, और यही सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो मैं आपको बाद में याद करवाऊंगा। तो ये आर्टिकल 143 क्या है दोस्तों? ये है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेकर कोई भी काम कर सकता है।
सकता है। खासकर दोस्तों जब राष्ट्रपति को पार्डन करना होता है, किसी को माफ़ करना होता है, उस वक्त राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादातर सलाह लेता है। और दोस्तों हमने ये भी पढ़ा है कि राष्ट्रपति जब कि पार्डन पावर हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति कितनी तरह से माफ़ी कर सकता है लोगों को, हमने ये पढ़ा था ना। तो दोस्तों ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। तो चलिए यहाँ का आंसर था 143। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध चुने गए। दोस्तों ये भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है, निर्विरोध चुने गए यानी कि उनके अपोजिशन में कोई नहीं था, उनके अपोजिशन में कोई भी नहीं था। दोस्तों ये थे, कौन थे दोस्तों? ये थे नीलम संजीव रेड्डी जी। इनको निर्विरोध चुना गया था, यानी कि ये अकेले ही थे, इनके साथ में कोई भी नहीं था चुनाव लड़ने वाला। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, लंबे समय तक सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति सबसे लंबे समय तक कौन रहे, आप ये बता सकते हो? बिल्कुल बताइए दोस्तों। अच्छा 2 ऑप्शन और गायब हैं, 2 ऑप्शन ये रहे दोस्तों, वीवी गिरी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो लगातार 2 बार के राष्ट्रपति रहे, यानी कि दोस्तों लगातार रहे, प्लस वो 12 साल तक रहे ना, यानी कि राष्ट्रपति का जो टर्म होता है वो तो 5 साल का होता है, लेकिन ये 12 साल तक रहे। इन्होंने 1950 से लेकर दोस्तों 1962 तक जो है ये जो राजेंद्र प्रसाद थे ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, यानी कि सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये लोगों को पता होता है, लेकिन कन्फ्यूजन इस बात का होता है कि कैसे कार्य किया है ना। हु वॉज द चीफ जस्टिस हु सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसा चीफ जस्टिस जो कि प्रेसिडेंट को सर्व करता है। दोस्तों एक मैं आपको बेसिक बता दूं, होता क्या है कि जब देश में प्रेसिडेंट नहीं होता है तो प्रेसिडेंट का कार्यभार कौन संभालता है? दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट संभालता है। अब दोस्तों जब वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होता है तो कौन संभालता है? तो दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये काम संभालता है राष्ट्रपति का। दोस्तों फिर अगर चीफ जस्टिस भी नहीं हुआ तो कौन संभालता है? तो उस वक्त दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो संभालता है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर दोस्तों जो जाकिर हुसैन जी थे वो इस वक्त राष्ट्रपति थे जब, ठीक है, तो जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई, यानी कि जाकिर हुसैन की अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई। तो दोस्तों उस वक्त जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे वीवी गिरी साहब। तो जो वीवी गिरी साहब थे उनको प्रेसिडेंट की कुर्सी दी गई, लेकिन उन्होंने अब प्रेसिडेंट की कुर्सी को रिजाइन कर दिया। अब रिजाइन क्यों किया? क्योंकि उनको दोबारा से प्रेसिडेंट के लिए निर्वाचित होना था, प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना था, तो इसीलिए उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट से और प्रेसिडेंट दोनों से ही उन्होंने रिजाइन कर लिया। तो दोस्तों इस वक्त अब जो न्यायाधीश थे वो थे दोस्तों हमारे कौन? न्यायमूर्ति SM मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब जो थे वो इस वक्त हमारे क्या कौन थे? न्यायाधीश थे। अब इस वक्त इनके पास तीनों पोजीशन थी, यानी कि न्यायाधीश भी यही थे, वाइस प्रेसिडेंट भी यही थे और प्रेसिडेंट भी यही थे। दोस्तों ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो एक ही समय में 3 चीज़ें संभाल रहे थे, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसी चीज़ें देखो क्वेश्चन आपको पता होगा दोस्तों, लेकिन उसके पीछे जो फैक्ट है ना वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल आप बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? दोस्तों देखो यहाँ पर ना एक्चुअली में भारत में राष्ट्रपति को तो हेड कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में राष्ट्रपति हेड नहीं है ना, ये तो आप जानते हो। राष्ट्रपति हेड नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति को सारी बातें माननी पड़ती है, ज़्यादातर बातें उन्हीं की माननी पड़ती है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, जब आपको जितना संविधान समझ में आने लगेगा उतना आप धीरे धीरे इन चीज़ों को समझ जाओगे। दोस्तों तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल इट इज़ मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू टेक एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेनी है। तो दोस्तों ये कौन सा आर्टिकल है? ये है आर्टिकल 74.2 में ये लिखा हुआ है कि दोस्तों कि राष्ट्रपति जो है वो क्या करेगा? वो एडवाइस लेगा, किन से? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। कोई भी चीज़ करना होगा तो राष्ट्रपति एडवाइस लेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में जाते हैं। हमारा आज का 19वां क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? इंडिया इज अ रिपब्लिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक हियर? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक हियर? एंड एज वी हैव स्टडीड दैट, कि हमने पढ़ा है अपनी क्लासों में कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ, बिल्कुल नहीं। शासक राजा या रानी होती है, बिल्कुल नहीं। शासक राजा या रानी के सीधे वंशज होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो पूरे अपोजिट हो गया। दोस्तों इसका आंसर है हमारे पास, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना हुआ, यानी कि द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। इसका मतलब होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि उस राज्य का द हेड ऑफ द स्टेट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो दोस्तों रिपब्लिक का यही मतलब है यहाँ पर, कि जिसको भी चुनेंगे वो जनता द्वारा चुना होगा। दोस्तों ये शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो आपको यहाँ से पता चल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20,
संसद के दोनों सदनों की नियुक्त संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों यहाँ से भी बहुत सारे फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ज्वाइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज प्रेसाइडेड बाय। दोस्तों जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कुछ चीज़ें, आप क्वेश्चन देखिए, आंसर सुनिए, तो मेरी बात सुनते रहिए। दोस्तों पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास, है ना। राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है, राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो बुला सकता है ना। ये दोस्तों कौन सा आर्टिकल होता है? ये होता है आर्टिकल 108, ज्वाइंट सेशन कराते हैं पार्लियामेंट का राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति ने बुला तो दिया, लेकिन दोस्तों उसको प्रिसाइड कौन करता है, हेड कौन होता है वहाँ पर, वो क्वेश्चन है दोस्तों। वहाँ पर हेड होता है, आपका आंसर क्या है जो भी है, लेकिन यहाँ एक्चुअल आंसर जो है लोकसभा का अध्यक्ष। जो लोकसभा का जो स्पीकर होगा, जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे क्या, ज्वाइंट सेशन के जो प्रिसाइडेड करेंगे, जो अध्यक्ष होंगे वहाँ पर, ठीक है, जो हेड होंगे, ठीक है। अब दोस्तों अगर मान लो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता है तो कौन होगा, तो डिप्टी स्पीकर होगा लोकसभा का, वो यहाँ पर प्रिसाइड करेगा। अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं हुआ तो कौन करेगा, तो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन करेगा। दोस्तों देखो मैं आपको काफ़ी डीप में ले जा रहा हूँ, हम पढ़े क्वेश्चन हैं लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत समझ रहे हैं, जो भी मैं बता रहा हूँ बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान से संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? दोस्तों ये भी आपको पता होगा कि जैसे कि आप जानते हो कि हमारे संविधान में हमेशा कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होता रहता है, संशोधन होता रहता है ना। तो इसको कौन से आर्टिकल में रखा गया है कि संशोधन होगा नहीं होगा, है ना, कि हमारे देश की परिस्थितियों को देखकर ही संशोधन होता रहता है हमेशा। तो दोस्तों ये है, कौन सा है आपको पता चल गया होगा कौन सा है दोस्तों, ये है 368। आर्टिकल 368 कहता है कि हम अपने देश के रूप के हिसाब से संविधान को, परिस्थिति के हिसाब से संविधान को बदल सकते हैं। और दोस्तों ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ये 24वां अमेंडमेंट एक्ट से आया था। अब मैं अमेंडमेंट एक्ट भी आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आप निश्चित रहिए, मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ, लेकिन आपको यही तो करना है, क्या करना है, बने रहना है बस, है ना। और देखो दोस्तों चैनल को बिल्कुल शेयर कीजिए, आप ये टेस्ट दे रहे हो, सबको ये टेस्ट देने को दीजिए, देखे तो सही कौन कितने मार्क्स लाता है, आप कितनों से आगे हो, पता तो चलेगा ना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया? दोस्तों ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं लेकिन ये कभी कभी आ जाता है एग्जाम में कि राष्ट्रपति भवन को किसने बनाया, किसने डिजाइन किसने किया था। तो दोस्तों डिजाइन किया था राष्ट्रपति भवन को, किसने किया था, आपका आंसर देख लेते हैं। एडवर्ड स्टेन था, ली कार्बूसियर था, या एडविन लुटियंस था, या तरुण दास थे? दोस्तों तरुण दास तो भारत के थे, हो सकता है, तो इसका आंसर है दोस्तों एडवर्ड लुटियंस। इसका आंसर है एडवर्ड लुटियंस जो थे, उन्होंने राष्ट्रपति भवन का जो था डिजाइन किया था कि इस तरह से राष्ट्रपति भवन बनना चाहिए। जो आज हम देखते हैं राष्ट्रपति भवन एक भव्य इमारत है, वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, एडवर्ड लुटियंस के द्वारा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आज का, 1975 की इमरजेंसी लगने के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ना आप पढ़ते नहीं हो, लेकिन देखो यहाँ मिल गया आपको। 1975 की इमरजेंसी लगने के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, उसमें थे कौन? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इमरजेंसी ऑफ 1975? ठीक है, वीवी गिरी थे, वीवी गिरी थे, पता नहीं, आप बताओ, थे नहीं थे? ज्ञानी जैल सिंह थे, फारूकुद्दीन अहमद थे, या शेखर दयाल शर्मा थे? दोस्तों इसमें से कौन थे? तो आपका आंसर आपने सोच लिया होगा। दोस्तों मैं अपना आंसर बताता हूँ, यहाँ पर थे फारूकुद्दीन अहमद साहब जो थे, वो उस वक्त भारत के राष्ट्रपति थे जब भारत में इमरजेंसी लगी थी। 1975 से लेकर लगभग 77 तक इमरजेंसी लगी थी, 2 साल तक, है ना। उस वक्त फारूकुद्दीन अहमद थे। दोस्तों ये इमरजेंसी कैसे लगी, क्यों लगी, क्या उसमें चीज़ें थी, ये इंदिरा गांधी ने क्यों इमरजेंसी लगवाई, दोस्तों ये भी मैं आपको एक अलग से इमरजेंसी ऑफ 1975 की क्लास लेके आऊँगा, उसमें पढ़ाऊँगा, आपको मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा दोस्तों, फिर आप अपने मार्क्स देखेंगे 24 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर किस एक्ट से मिली, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। दोस्तों बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुए, उसमें से राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस इशू पास करने की अनुमति कहाँ से मिली? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा हिस्ट्री के बैकग्राउंड से भी रिलेटेड करता है। दोस्तों मैं इसका आंसर बताता हूँ, आपको पता चल गया होगा, 3 सेकंड हो चुके हैं। दोस्तों ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। हुआ क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में जो उस वक्त का भारत का गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उसको ये पावर थी कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, और बाद में इसी को भारत के राष्ट्रपति के साथ जोड़ दिया। तो ये 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भारत के राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर मिली है दोस्तों अब उम्मीद करता हूँ आपने 24 में से जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो आप देखेंगे, और प्लीज़ नीचे कमेंट करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन का आंसर सही है, और मैं आपको फाइनल आंसर शीट में आपको बता चुका हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ आपके लिए लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो। दोस्तों यहाँ पर
मैंने आपके लिए बताया है कि कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति के लिए क्या रखा है। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ। देखो 52 है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 53 है एग्जीक्यूटिव पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, इसी तरह 54, 55 दोस्तों मैं बताऊंगा नहीं, बस आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए। और वैसे मैं आपको जब पीडीएफ भेजूंगा दोस्तों, आप बिल्कुल आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़े, आपको ये सब कुछ पीडीएफ में मिल जाएगा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा, आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। आप जितना शेयर करोगे उतना ज़्यादा फायदा